प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, 27 अक्टूबर 1947 का दिन कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है और इसको यौम स्याह के तौर पर आज भी मनाया जाता है। ये वो दिन है जब सग़ीर की तकसीम के उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए भारत ने मुस्लिम आबादी के इलाके और उन रियासतों पर यानी जम्मू कश्मीर पर गासिबाना कब्जा कर लिया, जो कब्जा आज तक बरकरार है। और उसके बाद अभी हमने देखा कि 5 अगस्त को जो मामला हुआ जिसमें खुद मुख्तारी की भी जो एक आज़ादी थी उसको भी छीन लिया गया रियासत जम्मू कश्मीर की, और उस वक्त से अब तक जो जुल्म सितम रवा रखे गए हैं वो हमारे सामने है। 80 दिन से जायद हो गए हैं, वहां लॉकडाउन है, वहां कर्फ्यू है, किसी को वहां पर जाने की इजाजत नहीं है और लोगों को बाहर आने की इजाजत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये जो वहां पर जो मूवमेंट है वो मूवमेंट जारी है और इसको किसी तरह से भी रोका नहीं जा सकता है। आज़ादी की तहरीक जो एक इंडिजिनस मूवमेंट है उसको रोकने के लिए जितने भी जुल्म सितम दबा रखे जाए उसको किसी भी सूरत आप दबा नहीं सकते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि जब वहां से जो फ्रूट्स आ रहे थे सेब के ऊपर, उसमें भी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार किया गया और इमरान खान साहब के हवाले से भी हमने देखा कि उसमें नारे दर्ज थे, कश्मीरी कोई भी ऐसा मौका नहीं जाने दे रहे हैं कि जिसमें वो अपने मकसद को और अपने नारों को और इस वक्त अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं वो दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करने की जो कोशिश करते हैं उनको किसी भी ऐसे मौके को ज़ाया नहीं करते हैं। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान की तरफ नजर दौड़ाएं तो हम भी इस हवाले से जिस कदर संजीदगी से इकदाम कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब ने UNJ में भी जब खिताब किया और इसके अलावा जो साइडलाइन मीटिंग्स हुई उसमें भी हर जगह पर कश्मीर कॉज को लोगों के सामने उठाया गया और उसकी असली शक्ल जो है वो लोगों के सामने लाने की कोशिश की गई। उन्हें बताया गया कि कश्मीर की ये जो कॉज है ये असल में है क्या, ताकि इंटरनेशनल बरादरी की जब हम बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्यों इकदाम नहीं करते हैं या खामोश क्यों हैं, जब तक उन्हें असल हकीकत मालूम नहीं होगी तब तक बहुत मुश्किल होगा कि इस हवाले से आवाज भी नहीं उठा सकेंगे। पाकिस्तान अपने तय इकदाम कर रहा है और रिसेंटली जो इस वक्त LOC पर टेंशन है, जो इस वक्त के हालात हैं, और भारतीय आर्मी चीफ ने हमेशा की तरह जो एक उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान के कैंप्स जो हैं वो हमने तबाह कर दिए। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसडर्स को मुख्तलिफ ममालिक के वहां पर लेकर जाया गया और जो असल सिचुएशन है, जो असल सूरत हाल है वो दुनिया के सामने लेकर आई गई। ये सारी चीजें हैं जो हम आज के प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे। इस पस मंजर के हवाले से भी बात होगी क्योंकि हम 27 अक्टूबर के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। यौम स्याह के तौर पर जिसको मनाया जाता है, कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया जाता है। हर जुम्मे को पाकिस्तानी कौम जो है वो इजहार यकजहती करती है और हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इस मसले को हल किया जा सके और इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। आज के प्रोग्राम में भी इस हवाले से डिस्कशन होगी और जो मेहमान शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उनके इंट्रोडक्शन में आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ शमीम शाल साहिबा मौजूद हैं, आप हुर्रियत रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया शमीम साहिबा आपका हमें वक्त देने के लिए। उनके साथ गालिब इकबाल साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। इस सारी सूरत हाल को ये कैसे देखते हैं और आगे मजीद हमें क्या करना है, वे फॉरवर्ड क्या है, वो गालिब साहब से हम समझ पाएंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। और इनके साथ प्रोग्राम में सहरिश कमर साहिबा मौजूद हैं, आप MLA हैं, AJ के असेंबली से इनका ताल्लुक है। वहां पर इस वक्त सूरत हाल क्या है और किस तरह से वहाँ मुजफ्फराबाद के लोग जो हैं वो भी से मुतासिर हो रहे हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग इस सारी सिचुएशन से जो टेंशन वहां पर है, और इंडिया को बेनकाब करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं वो हम सहरिश कमर साहिबा से समझने की कोशिश करेंगे। आगाज करते हैं शमीम शाल साहिबा की तरफ जाऊंगी। शमीम साहिबा, जब हम यौम स्याह की बात करते हैं 27 अक्टूबर हर साल जो है वो हम कश्मीरियों के साथ, अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहारी यकजहती के तौर पर उसको मनाते हैं। मैं चाहूंगी कि हम आगाज में थोड़ा सा इसके पस मंजर के हवाले से बात कर ले, कुछ बैकग्राउंड पर रोशनी डाल दीजिएगा, फिर हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। 27 अक्टूबर आपने जैसे अपने इंट्रो में बताया कि ये यौम स्याह है और जब ब्रिटिश इंडिया तकसीम हो रहा था, पाकिस्तान और इंडिया भारत दो ममालिक वजूद में आ रहे थे, तो उनकी जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री में जाने से पहले हम देखेंगे कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम ने अपनी जो आज़ादी की तहरीक, अपने महाराजा जो वहाँ का लोकल महाराजा था जम्मू का, उसके खिलाफ उन्होंने 1931 से उसका एक बाज़ाब्ता आगाज तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन उस दिन वो जो कहते हैं मंजर आम पर आ गए जब हमारे तकरीबन 21 से ज्यादा लोग जेल के बाहर अजान देते हुए शहीद किए गए थे। तो एक ऐसी तारीख का सिलसिला जो इससे पहले की जब भारत की आज़ादी का दिन आ जाता है, अगर हम इस पस मंजर को देखेंगे इस दौरान
کہ جب प्रिंसली स्टेट्स को हिंदुस्तान या पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है, महाराजा हरि सिंह के साथ तकरीबन 22 मुलाकातें हो जाती हैं पटेल की, और उसके साथ महाजन जो वहां पर एक उसको वो आप समझे दरमियान में लाते हैं कि इनको नेगोशिएट करें, या जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है अगर उस वक्त के मौजूदा जम्मू कश्मीर के हिंदू होता है, उस नेगोशिएटिंग रिकॉर्ड को अगर आप देखेंगे कि बार बार उस दौरान की जब ब्रिटिश इंडिया तकसीम हो जाता है, महाराजा पर मुसलसल दबाव बढ़ाया जाता है कि हिंदुस्तान को ज्वाइन करे, और उसी दौरान क्या हो जाता है 1946 दिसंबर में ये एक कॉन्स्पिरेसी उस जमाने में कहते हैं कि जो वहाँ पूछ के लोग जो थे, या मकबूजा जम्मू कश्मीर, अगर जम्मू कश्मीर एक रियासत पूरी थी, लद्दाख गिलगित सारा इलाका, जो लोग उस वक्त महाराजा की फौज में थे उनको आहिस्ता आहिस्ता से डिसआर्म किया जा रहा था, और ये एक लोगों में खदशा पैदा हो रहा था कि इस डिसआर्म करने की क्या वजूहत हो सकती है। तो अगर हम इसके बैकग्राउंड में देखेंगे कि बैकग्राउंड तो इसका बहुत ही भयानक है कि भारत ने साजिश पहले से तैयार की थी, और उन्होंने कोई मौका जाया नहीं किया था जब उन्होंने एक्सेशन के लिए महाराजा हरि सिंह को बुलाया था और उससे वो साइन करवाए थे एग्रीमेंट, जिसकी डिटेल अगर देखिए उन डिटेल्स को पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि ये समझ लिया जाए कि भारत डिवीजन से पहले ही मकबूजा जम्मू कश्मीर पर नजर रखे हुए था, और उसका तसलसल आज नजर आ रहा है जब हम RSS की जो थ्योरी है या उनका की फिलॉसफी है उसको देखते हैं। तो इस दिन जब फौजें उतरती हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में दाखिल हो जाते, उससे पहले जो आजाद कश्मीर के लोग जो उस वक्त रियासत का हिस्सा थे, वो लोकल लोग जो है वो रिवोल्ट करते हैं, वो कहते हैं कि हम क्योंकि फौज का हिस्सा होते हैं, उनको मालूमात मैसर होती है कि कुछ होने वाला है। और 1947 से अगस्त से लेकर अक्टूबर 27 तक मकबूजा जम्मू कश्मीर की जितनी भी नेशनल बिल्डिंग्स थी, इदारे थे, उन पर फ्लैग पाकिस्तान कश्मीर के लोगों ने चढ़ा दिया था, क्योंकि एक थ्योरी के हिसाब से उनको ज्वाइन करना था, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट पाकिस्तान को जाएगी, और इसीलिए कहते हैं कि इतना पीसफुल जोन था उस जमाने में मकबूजा जम्मू कश्मीर, क्या किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और महात्मा गांधी ने कहा था कि इस दौरान जो तबाही भारत ने मुसलमानों के साथ मचाई, जितने मैसेकर्स हो गए, उसमें वाहिद उसको रियासत एक नजर आई जहां उनको अमन नजर आया, और उसने कहा था यहाँ से मुझे अमन की आशा जो है यहाँ से चलते ही। लेकिन क्या वजह थी कि हिंदुस्तान ने अपनी फौजें जबरदस्ती वहां उतारी हैं, और उन लोगों को बहाना ले लेते हैं कि वो बहाना जो बनाते हैं कि पाकिस्तान से लोग आए थे, क्योंकि कोई मुसलसल यहाँ से जो हम कहते हैं कोई जंग का आगाज नहीं होता, न पाकिस्तान के फौजी इसमें मुलव्वस थे, ये वो लोग थे रियासत के जो महाराजा के अपनी फौज का एक हिस्सा थे, उन्होंने उन इरादों को देख लिया था, वहां लिया था कि वो रियासत को जबरदस्ती हिंदुस्तान के हवाले करना चाहते। ठीक है सर, 27 अक्टूबर के हवाले से भी मैं चाहूंगी कि यौम सियाह जो है आज हम इज़हार यकजहती के तौर पर बना रहे हैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों के हवाले के साथ, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। और इस वक्त जो टेंशन नजर आ रही है LOC पर भी जो सारी सूरत हाल है, पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के मार्चर्स को हम वहां पर लेकर गए हैं, नीलम वैली में जो सारी सिचुएशन है उनको वहां पर दिखाई है कि इस वक्त क्या है, चाइना, जनूबी अफ्रीका, मलेशिया और दीगर ममालिक के एम्बेसडर्स जो थे वहां पर थे, किस हद तक इंडिया जो है वो इससे एक्सपोज हो रहा है हमारे इक़दामात से? देखिए, यौम सियाह तो हम इसलिए मना रहे हैं कि एक तारीखी तौर पर एक ज्यादती हुई है, गलती हुई है, जिसका ये खमियाजा जो है इस वक्त न सिर्फ कश्मीरी पाकिस्तान भी भुगत रहा है। तो अगर हम तारीख को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर तो ठीक है, और लेकिन उससे सिर्फ सबक हासिल करके आपने आगे चलना होता है। उस वक्त ज्यादती हुई, 5 अगस्त को उससे बढ़ के ज्यादती हुई, और मुसलसल हर रोज ज्यादती हो रही है। भारत की जानिब से आपकी गोलाबारी हो रही है, आपके पाकिस्तानी शहरी शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तानी जवान फौज के शहीद हो रहे हैं, और ये जो है ये हम टीवी पे दिखा सकते हैं क्योंकि यहाँ आजादी है। कभी आपने ये सोचा है कि मकबूजा कश्मीर में जो लोग शहीद हो रहे हैं, जिनको कैद कर दिया, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनको तो हम दिखा भी नहीं सक रहे। बिल्कुल सो उन लोगों की जो हालत ज़ार है वो दुनिया को दिखाना और बताना मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अव्वलीन जिम्मेदारी है। और पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी इसलिए नहीं पूरी करनी कि अनफिनिश्ड एजेंडा जो था इंडिपेंडेंस के टाइम पे उसको कंप्लीट करना है, इसलिए करनी है कि
کشمیر میں جو اس وقت انسان رہ رہے ہیں ان کی زندگی اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ اس کو شاید دنیا اتنی سنجیدگی سے لے نہیں رہی جتنی سنجیدگی سے لینا چاہیے. اور ہم لوگوں کو بھی میرے خیال میں ذرا بہت سے پروگرامز یہی باتیں ہوتی ہیں کہ آؤٹ آف باکس سولوشنز کی طرف جانا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے سفارت کاری ایک اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن سفارت کاری کو پرو ایکٹیو کرنا بھی تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے نا. تو اس کو پرو ایکٹیو کرنے میں کیا قباحت ہوتی ہے؟ آپ کے پرائم منسٹر، آپ کی وزارت خارجہ، آپ کی فارن منسٹر، آپ کی ملٹری، آپ کے دوسرے لوگ یہ سب کوشش کر رہے ہیں. دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی. کس لیے نہیں سمجھ آ رہی؟ کہ وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. بھارت اتنی بڑی معاشی طاقت اور مارکیٹ ہے ان کے لیے کہ وہ اس مارکیٹ سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتے. تو غالب صاحب پھر ہمارے پاس کیا آپشن بچتی ہے اگر دنیا سمجھنا چاہ نہیں رہی؟ آپ سمجھا رہے ہیں بہت سے آپشن ہیں. آپ دیکھیں ایک آئی ڈونٹ نو کس چینل پہ یہ بات ہوئی ہے پہلے کہ آر ایس ایس کو تو آپ اپنی پارلیمنٹ سے ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کریں. ٹھیک ہے. جب آپ کریں گے تو پہلا سٹیپ آپ لے رہے ہیں نا. اس کے بعد آپ نے آگے چلنا ہے. اس کے بعد دوسرے ممالک بھی آگے چلیں گے. آج نہیں کریں گے 5 سال بعد کریں گے لیکن دوبارہ کریں گے تو صحیح. اور سچویشن معاشی ہو یا سیاسی ہو یا سماجی ہو وہ ایک طرح سے نہیں رہتی. اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. تو یہ معاشی سچویشن جو ہے پاکستان کی آپ دیکھیں کچھ برسوں پہلے کچھ دہائیوں پہلے بہت اچھی سچویشن تھی. اب نہیں رہی اتنی. اب پھر ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو بہتر بنانے کی. بھارت اس وقت اس کی بہت بری حالت تھی. اب اس وقت چونکہ لوگ اتنے ہیں وہاں اور مارکیٹ اتنی بڑی ہے کہ ویسٹ کو نظر آتا ہے وہ اس لیے ایک طرف کر کے منہ کر کے کھڑے. تو آپ کو یہ جو چیزیں کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو پاکستانی پاپولیشن ملک سے باہر رہتی ہے وہ اس کے اوپر جا کے اپنے پارلیمنٹیرین سے ملے. ان کو کنونس کرے. آپ کا ایک امبیسڈر جو ہے وہ ہر جگہ نہیں جا پائے گا. آپ کا سفارت خانہ ایک جگہ نہیں جا پائے. آپ کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ سفرا کو یہاں سے دیکھیں گے لائن آف کنٹرول پہ دکھایا ان کو نظر آئی چیز. اور جو بھارت کا جھوٹ ہے وہ صاف پکڑا گیا. بالکل ٹھیک. لیکن اس چیز کے اوپر آپ اس کو ہم اچھال کیوں نہیں رہے؟ میرے خیال میں بھارت کے اس جھوٹ کو جتنا اچھالنے کی ضرورت تھی اتنا نہیں اچھالا گیا. وہ کہیں زیادہ ضرورت تھی جتنی کہ حریم شاہ کی وزارت خارجہ میں داخلے کے اوپر ویڈیوز چلی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ کو یہ کانسیپٹ ہی ہمیں نہیں سمجھ آ رہا بطور پاکستانی کہ ہم لوگوں نے کیا چیز کو زیادہ آگے بھیجنا ہے اور کیا چیز کو کم بھیجنا ہے تو آپ اس وقت جان بوجھ کے ہم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ تمام جتنے ممالک ہیں ان کو بتائیں. میرے خیال میں یہ جو ان کو وزٹ کرایا گیا اس سے بڑا ٹائملی اور افیکٹو یہ میکنزم ہے ڈپلومیسی کا. سفارت کاری میں اگر کوئی جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اسی وقت اس کو آپ جو ہے سب کے سامنے لے کے آ جاتے ہیں کہ جی یہ جھوٹ ان کا ہے اور یہ پکڑا گیا ہے. وہ بے نقاب ہو جاتے ہیں. وہ بے نقاب ہوتا ہے اور بڑے ٹائملی انہوں نے ایکشن کیے. تو میرے خیال میں اس طرح کے آپ کو اور بہت سی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. آپ بقیہ سوالات پوچھ لیں پھر اگلے سیشن میں اگلے دور میں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. سہرش کو میں چاہتی ہوں کہ گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں. سہرش اس وقت جو وہاں پر اے جے کے میں ایل او سی پہ جو صورتحال ہے ہمارے جو سفرا وہاں پر گئے ہیں فوری طور پر جیسے غالب صاحب نے کہا کہ یہ بڑا ٹائملی یہ ایکشن لیا گیا اور ان کو بے نقاب کیا گیا ہے بھارتی ایجنڈے کو. میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ یوم سیاہ کے حوالے سے بھی اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا ذرا تھوڑا سا اس وقت کیا میسج ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یو این جو ہے اس کا قیام 1945 میں کیا گیا. اور کیوں کیا گیا کہ انہوں نے انٹرنیشنل کوآپریشن کرنا ہے اور ورلڈ کنفلکٹ جو ہے اسے ریزالو کرنا ہے. ہم جو یہ یوم سیاہ منا رہے ہیں یہ بیسکلی ہم آپ کہہ لیں کہ یو این کی جو فیلئر ہے اس کا ماتم کر رہے ہیں کہ یو این جو ہے وہ اپنی ریزولوشن جو انہوں نے پاس کی تھی انڈیا اس میٹر کو یو این کے پاس لے کر گیا تھا کہ اس کا جو ہے یو این نے وعدہ کیا تھا کہ کشمیر جو اوپر پلیسائڈ ہوگا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ کشمیریوں کو ملے گا اور ان کی مرضی کے مطابق ملے گا. اگر آج بھی ہم 7 ڈیکیڈز کے بعد بھی یہ دن جو ہے یوم سیاہ جو ہے وہ منا رہے ہیں ان کے منہ پر تماچا ہے.
इतना बड़ा जो फॉरम है, अगर वो इस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं कर सका, जो कि बना ही इसीलिए था कि वो वर्ल्ड कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपने कहा कि जो सफारतकार गए, मैं बिल्कुल एग्री करूंगी हमारे साबिक एम्बेसडर से कि ऐसा है। हमारे मीडिया को, यानी इसका मतलब ये भी है कि क्या हमारे तमाम इंस्टीट्यूट जिसमें मीडिया भी आता है, क्या वो इस चीज को सीरियसली ले रहा है? आप इंडियन मीडिया को देखें कि वो किस तरह एक छोटी सी चीज को जो है वो हाईलाइट करते हैं। क्या कहीं ना कहीं हमारी यूथ, हमारी यंग जनरेशन और वो तमाम लोग जो स्मार्टफोन हाथ में लेकर घूम रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं वो इसके अंदर जो है वो पीछे हैं? कि किस तरह इंडिया के अंदर जब मोदी जो है वो 5 अगस्त को एक ऐसा काम करता है जो कि अपने ही वादे की खिलाफ वर्जी और अपने ही आइन को वो चेंज करता है, तो उसके लिए कितने जो है वो हैशटैग आते हैं। अमित शाह की आवाजें उठती हैं, अमित शाह के ट्वीट को कितने लोग रीट्वीट करते हैं। तो क्या हम जो है वो इतनी ट्रेंडिंग क्यों नहीं बना सके? ये नहीं है कि मकबूजा कश्मीर के ऊपर हम काम नहीं कर रहे, या मकबूजा कश्मीर के ऊपर साबका हुकूमत ने काम नहीं किया, मौजूदा काम करिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है क्या हम सब मिलकर इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं? रोज बरोज यहाँ बैठकर ये कहना कि 80 से ज्यादा दिन हो गए बहुत आसान है। वहां के लोग आप देखें कि फूड नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बेसिक कोई फैसिलिटी नहीं है। 2 दिन के लिए अगर हम एक घर में रहते हैं जहां पर हम तमाम अपनी ग्रोसरी रख लें, फिर भी हमारे लिए 2 दिन के लिए घर में रहना कितना मुश्किल है। वो लोग जिनका दारोमदार जो है, आप देखें कि फूड, उनका जो फूड है इसके ऊपर उनकी बुनियादी जरूरियात हैं, जब वही मुहैया नहीं किए जाएंगी और लोगों को नजरबंद आपने किया हुआ, हजारों की तादाद में आपने लोगों को नजरबंद किया हुआ, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ एक नॉर्मल जिंदगी है? उसके साथ ही साथ आप ये भी तासुर देना चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। बिल्कुल। और एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि अभी जो हमारे सफारतकार गए हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टेप था जो हमारी आर्मी, हमारा मीडिया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने लिया। यानी इंडिया वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ ह्यूज स्टेप कि ये काम कर देगा पाकिस्तान। हमें चाहिए कि इस तरह के सरप्राइज कॉन्टिन्यूसली देता जाए। और एक और चीज ये है कि जब ये सब जानते हैं कि इंडिया इज कमिटिंग स्टेट टेररिज्म इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, इस स्टेट टेररिज्म को क्यों नहीं हाईलाइट किया जाता? इस चीज को हमें चाहिए कि हम इस पर ट्रोलिंग करें कि इंडिया ये कहता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जो हिंदुत्वता को प्रमोट कर रहा है, जिसके अंदर, इंडिया के अंदर उनके अपने सिंगर्स, उनके अपने राइटर्स, उनके जो है वो उनके अपने जर्नलिस्ट, बिल्कुल जर्नलिस्ट को हाईलाइट करते हैं कि जी कि यहाँ पे कोई भी दूसरे मजहब का जो है वो मानने वाला जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, और वो उनके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट से बगावत का और मुल्क से बगावत जो है उसका पर्चा दर्ज कर देते हैं। इस चीज को हमारे मीडिया को भी और हमारे इस फिलॉसफी पे बेसिकली हमें बात करने की जरूरत है। आरएसएस का जो फिलॉसफी है और खासतौर पे मोदी साहब जिसको फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीजें न सिर्फ इस खत्ते के अमन को खतरा है, बल्कि खुद भारत को इससे खतरा है कि भारत के खुद टुकड़े हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ शमीम शाह साहब हमारे पास मौजूद होती है, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि थोड़ा सा वहाँ के जो हालात हैं, आप चूंकि कुछ आपके पास खबरें होती हैं, आपको पता होता है कि वहाँ उस वक्त क्या सूरत हाल है वादी में, तो हमें थोड़ा सा बताइएगा कि इस वक्त 80 रोज से जायद तकरीबन 84 रोज हो गए हैं और अभी तक लॉकडाउन है, वहाँ पर लोगों को नजरबंद किया हुआ है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, स्कूल यूनिवर्सिटीज इदारे बंद हैं, हॉस्पिटल्स में अद्वियात नहीं है, बुनियादी जरूरियात से महरूम है। इस वक्त क्या सिचुएशन है और वहाँ पे लोगों के इस वक्त अज़ाइम के हवाले से हमें बताइएगा, क्या इस वक्त लोगों की वहाँ पर फीलिंग्स हैं, अब क्या आगे होने जा रहा है? देखिए, जब आपका मुकाबला एक दुश्मन से हो तो उसके लिए प्लानिंग की जाती है, लेकिन क्योंकि हमारे पास आर्मी नहीं है इसलिए हमारी वो प्लानिंग नहीं है। हम अनआर्म्ड लोग हैं, हमारे पास एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन, हमारे पास एक वाहिद रास्ता होता है जो हम वहाँ डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, और उसके नतीजे में आप देखिए पिछले 30 साल से क्या हो गया। पहले जब डिमॉन्स्ट्रेशन 1990 में हुआ है और श्रीनगर चलो, दूसरी जगहों पर चलो की कॉल दी जाती है, तो लाखों लोग जब श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे तो हमने तकरीबन 100 150 लाशें उठाई हैं। वो दिन और आज का दिन, हमारी प्लानिंग सिर्फ एक है कि हम भारत की जो हेजमनी है, भारत का जो ये नजरिया है या भारत की जो फिलॉसफी है जिसको आप हिंदुत्व फिलॉसफी कहते हैं, आरएसएस का एक एजेंडा है, ये आज का एजेंडा नहीं है। पहले भी मैं आपको एक बात जो बताना जरूरी समझूंगी कि हमने उस आइडियोलॉजी को समझना है कि जब ब्रिटिश इंडिया तकसीम हो गया था,
یہ مقبوضہ جموں کشمیر کی وادی کو ہی کیوں رکھا گیا تھا الگ؟ اس کے پیچھے کے عزائم کیا تھے؟ یہ وہ پاکستان کے خلاف اس کو جب بھی دل چاہے اس کو استعمال کرنا تھا، کیونکہ اگر آپ اس کو جغرافیکلی دیکھیں گے، آپ اس کی لوکیشن پر نظر ڈالیں، یہ چائنا کو ٹچ کرتا ہے، یہ انڈیا کو ٹچ کرتا ہے، یہ پاکستان کو، تین بڑے نیوکلیر پاورز کے درمیان جو ایک ریاست جس کے وسائل ریسورس اتنے بے بہا ہے کہ پاکستان کو کبھی بھی اگر ہندوستان نے تنگ کرنا تو انہوں نے ریاست جموں کشمیر کے راستے کو ہی اختیار کرنا تھا. یہ وہ کانسپیریسی تھی. اب جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں کے حالات کیا ہے، دیکھیے 30 سال سے ہم بھارت کو بھگت رہے ہیں، جس کے بارے میں ابھی میجر صاحب نے کہا بہت بڑی اکانومی ہے وہ، ان کی اقتصادی تعلقات ہے دنیا کے ساتھ، لوگ اپنے تعلقات ختم نہیں کرنا چاہتے. ہم نے تو ان کو دیکھا ہے پچھلے 30 سال سے ہم بھگت رہے ہیں. ہم ان کو اپنے جو ہمارے ہم کہیں گے ان کے وائلیشن، تو ایک چھوٹا لفظ ہے جب آپ کہتے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن، وہ وائلیشن نہیں ہو رہی ہے، وہ قتل غارت ہو رہا ہے، وہ انسانی کے لیے زندگی تنگ کی گئی ہے، لیکن ان کے پاس چوائس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سیف پیسیج نہیں کہ وہ نکل جائے. جیسے اگر آپ افغانستان وار کو دیکھیں گے، جب وہ مجاہدین لڑکے آتے تھے تو وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں آ کے رہتے تھے، صبح فریش ہو کے جاتے تھے. ہمارے لیے ہمارا گھر، ہمارے لیے ہمارا اسکول، ہمارا ہاسپٹل، ہر ایک امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ وہی ہمارا بیٹل فیلڈ ہے، وہیں پر ہمیں رہنا بھی ہے، بھارت کو فیس بھی کرنا ہے. اب اس دوران کہ ہم نے کیا کیا اور کس طرح سے ہم ان حالات کو فیس کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 30 سال سے میں نے بھی خود کریک ڈاؤن دیکھے ہیں، میں نے بھی خود تقریباً 3 مہینے کا کرفیو دیکھا ہے. جو سچویشن ہے کوئی نئی بات نہیں ہماری ہے، جو لاک ڈاؤن کوئی بات نہیں، اس سے زیادہ دن پہلے بھی کرفیو رہا، 6 مہینے رہا. اگر آپ 2016 میں دیکھیں جب برہان وانی شہید ہو گیا تھا، مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر کرفیو. آج جو ہے لوگوں نے اپنے آپ پر خود بھی امپوز کیا ہے، وہ تب تک باہر نہیں نکلیں گے جب تک بھارت کو یہ نہیں واضح کرنا پڑے گا جو آئیڈینٹی ہے. اس وقت جو بھارت نے کیا ہے، انہوں نے جو وائلیٹ کیا، انہوں نے آئیڈینٹی کو چیلنج کیا. 35A کے تحت وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ وہاں دیکھیں ان کو لوگوں سے غرض نہیں ہے، ان کو آبادی سے کوئی غرض نہیں ہے، کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے، ان کو وہ زمین چاہیے، اور زمین کے لیے انہیں 35A جو شناخت تھی وہ ختم کر دی ہے. اس لیے لوگوں نے خود اپنے پر امپوز کیا کرفیو. آپ دیکھیں 80 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں وہاں. آپ کو جو سب سے زیادہ اس وقت تکلیف دہ صورتحال ہے وہ ان پیشنٹس کو ہے جن کے لیے دوائیں جو کیمو تھراپی کراتے ہیں ان کے لیے میڈیسنز نہیں ہے. ایک نوجوان بچہ جس کو کتے نے کاٹا تھا، وہ مسلسل 6 گھنٹے تک ہسپتال میں پھرتا رہا، اس کو وہ دوائی نہیں ملی، اور جب وہ ہسپتال پہنچا تو ہسپتال پہنچتے ہوئے کہا گیا کہ یہاں پر نہ ڈاکٹر ہے نہ دوائی ہے، کیونکہ ہاسپٹل میں اس وقت اتنے زیادہ مریض ہے کہ وہ قبرستان کی سچویشن. اس کے باوجود کشمیری نہیں کہتے کہ ہمیں مشکلات ہیں، ہمیں فوڈ آئٹمز چاہیے، ہمیں میڈیسن چاہیے. وہ کہتے ہیں جب تک بھارت کو، جو بھارت نے ایک ہیوملیٹ کیا کشمیری کو، نفرت جو وہاں پر بوئی ہے، جب تک بھارت کے اندر یہ احساس نہیں ہو جائے گا، جیسے بہت ساری پارٹیز نے، وہاں خواتین آرگنائزیشنز نے، وہاں سول سوسائٹی نے اس کے خلاف بولا ہے، جب تک بھارت کو احساس نہیں ہو جاتا ہے اور انٹرنیشنل کمیٹی جب تک نہیں آئے گی میڈیشن کے لیے، کشمیروں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہاں سے اسی طرح گھر میں بیٹھیں گے. بے شک دیکھیں جس قوم نے 1 لاکھ بچے دے دیے، جن کے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، اور اس وقت جن کے 12,000 بچے ہندوستان کے مختلف جیلوں میں ہیں، جن کی کوئی رپورٹ نہیں ہوئی ہے، معلوم نہیں درج نہیں ہے کہاں پر ہے، ان کو ایگزامز سے ان کو پیچھے رکھا گیا کہ ان کا 1 سال تباہ ہو جائے گا. ایسے بچوں کو جن کو مائیں جنم دینے کے لیے ہاسپٹل نہیں جا سکی، لیبر رومز اویلیبل نہیں تھے، ڈاکٹرز اویلیبل، گائنوں میں، اس کے باوجود وہ جذبہ جو ہے وہ برقرار ہے، بلکہ وہ جذبہ ہمارے پاس آپشن یہی ایک ہے. جب آزادی کی تحریکیں چلتے ہیں اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایک اور جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو فریق ہے، جو ہمارا وکیل ہے، اس وکیل اور فریق کی جو ذمہ داری تھی وہ اس وقت بہت بڑھ گئی ہے. ہم اپنی ذمہ داریاں وہاں پوری کر رہے ہیں، یہاں کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اس کو کس طرح سے لے جانا ہے یہ ہم نیکسٹ. ٹھیک ہے، یہ میں غالب صاحب کو بھی چاہوں گی کہ اس پہ کامنٹ کریں، اور مزید بھی جو ہمارے گیسٹ یہاں پر موجود ہیں ہم اس پر بات کریں گے. ایک مختصر سا بریک مجھے لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ سے اسی حوالے سے.
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। 27 अक्टूबर यौम सियाह के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। कश्मीर की जो सारी सिचुएशन है उसके पस मंजर के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से भी हमने बात की। इस वक्त क्या सूरत हाल है उस पर भी हम बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान अपने हवाले से इस वक्त जो इक़दाम कर रहा है और मजीद वे फॉरवर्ड क्या है, क्या इक़दाम मजीद हमें करने की जरूरत है, इस पर भी बात करें। अब इस वक्त राजा मुसद्दिक खान साहब ने मुझे ज्वाइन किया, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप सेक्रेटरी जनरल पीटीआई हैं, एजेके से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया राजा मुसद्दिक साहब, आप मीरपुर से खासतौर पर तशरीफ लाए इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, आपके वक्त का बड़ा शुक्रिया। राजा साहब, सबसे पहले यौम सियाह के हवाले से ही चूंकि आप गुफ्तगू कर रहे हैं, हमने आपसे पहले आने से पहले गुफ्तगू की, सारे इस पस मंजर के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से भी बात की कि क्या मैसेज है इस वक्त हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम किए जा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि जरा उस पर रोशनी डालिएगा। हमने बात की कि अभी LOC पर जो हमारे बैरूनी सुप्राज हैं, जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, उनको हम लेकर गए, फौरी तौर पर हमने दिखाया कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, और भारत जो इल्जाम लगा रहा है और जिस किस्म के वो दावे कर रहा है वो उन सब चीजों को हम एक्सपोज कर रहे हैं। इसके हवाले से भी और मजीद हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से इस कॉज को दुनिया के सामने लेकर आया जा सकता है? जी, ये इसके जो बहुत सारे पहलू हैं। कश्मीर के 500 से ऊपर जो स्टेट्स थी, एक तो उसकी जो वो वाटर वैल्यू है जो कि मिडिल ईस्ट के तेल से भी ज्यादा है, एक तो वो हो गई। ठीक है। अब इजाफी बदकिस्मती, या मैं इस बदकिस्मती में मतलब है कि जो छुपी हुई खुशकिस्मती देखता हूँ वो ये है कि जो RSS टाइप की गवर्नमेंट वहाँ आई है ना, वो अंडर इन्फ्लुएंस अपने उस नस्ली यानी नस्ली प्राइड या फख्र के नीचे है। वो एक इजाफी फैक्टर जो उन्होंने जिस तरह से एक इंटरनेशनल इशू था और जिस तरीके से उन्होंने इसे लोकल इशू समझ के डील किया, वो एक ऐसी चीज है कि जिसने दोनों एटमी आर्मीज को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। सही। अब पाकिस्तान का इशू ये है कि चूंकि इस कन्वेंशनल वार तक स्टिक रहना बड़ा मुश्किल होगा, जाहिर है एक साथ का मुकाबला है तो उस पर 5 से 10 दिन में फर्क आना शुरू हो जाएगा। यानी अगर दोनों मुल्कों में कन्वेंशनल वार लगती है तो 10 दिन, पिछली जंग जो 65 की थी वो 17 दिन लास्ट किया उसने, हालांकि दूसरे एटॉमिक हथियार नहीं थे। लेकिन अब अगर जब एग्जॉस्ट होना शुरू होगा, जाहिर है जो 1 और 6 का मुकाबला नेचुरली डिफरेंस क्लियर है। जो प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में कहा वो यही खौफ था ना कि जब हमारे बॉर्डर्स क्लोज होना शुरू होंगे तो फिर हमने जो ये हथियार अपनी डिटेरेंट रखे हुए हैं इनको क्या करेंगे। अब वहां तक पहुंचने से पहले जो दुनिया में फोरम्स हैं उसको यूज कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। सफीरों को ले जाना या इंटरनेशनल जो बैक चैनल डिप्लोमेसी आप जिसे कहते हैं, या इसके अलावा मुख्तलिफ जो इंसानी हकूक की तंजीमें, उनको एग्जॉस्ट करना हमारी जरूरत भी है और मजबूरी भी। ठीक है। जब वो एग्जॉस्ट हो गए और रिस्पांस ना आया, फिर रिस्पांस की जो अगली सूरत हाल है फिर वही है जो दुनिया में हमेशा होती आई है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होगी। ये आयरलैंड की ताजा तरीन आजादी है बरतानिया से। तो वहाँ क्या होता था, बरतानिया कई साल में खुद मैं 35 ईयर्स वहां रह के अभी आया हूँ ये वापस, तो वहां पे कोई इंडस्ट्री बाकी नहीं बची थी। वही खौफ था जो यहाँ पे है, क्योंकि आयरिश जो IRA थी उसने बिल्कुल एग्जैक्टली वही खानी शुरू की हुई थी। ये तो हमारे जो एक समझे ताकतवर दुनिया है वो एक जरा कंपैरेटिवली लेस ताकतवर दुनिया को दहशतगर्दी के चक्कर में फंसा लेती है। कभी FTAF पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहानियां, मतलब इंपीरियल डोमिनेशन की उन्होंने फॉर्म्स खड़े किए ना, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा भी इज वन ऑफ देम। उसके बाद जो नेचुरल इसका जो अमल शुरू होगा वो ये होगा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई असर आगे नहीं अपना कदम नहीं बढ़ाती तो पब्लिक तो इंतजार नहीं कर, पब्लिक तो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो कश्मीरी अवाम है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना उधर से ना इधर से। बल्कि आप देखें अभी चिकोठी के पास कितनी तादाद लोगों की जमा होगी, हालांकि गवर्नमेंट उसको डिस्करेज कर रही थी कि अभी वो स्टेज नहीं आई जहाँ पे अवाम इस तरह की कोई बॉर्डर क्रॉसिंग की कोई सिचुएशन पे जाए। वज़ीर आज़म साहब जब वहाँ पर गए तो तब उन्होंने कहा था कि अभी मौका नहीं है, अभी मौका नहीं, क्योंकि वो फॉरम्स यूज बताएंगे हम जिस तरह से काम कर रहे हैं। गालिब साहब अब जो गुफ्तगू राजा साहब भी कर रहे हैं, हम उसी ऐलान का इंतजार करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें रोका है आल पार्टी कॉन्फ्रेंस, उसी वादे के लिए इनका इंतजार करें कि कब हमें वो बताएंगे कि आगे का क्या दूसरा कदम हमें क्या उठाना है। ठीक है गालिब साहब, एक तो ये कि बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने जब अपने विजिट पे गए थे न्यूयॉर्क के, उन्होंने वहां पे कहा कि दुनिया को ये भी समझना चाहिए कि ये इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जंग हुई जब कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर कहाँ की इकोनॉमी और फिर कहाँ के आपके जो इंटरेस्ट हैं वो फिर कहाँ बरकरार रहेंगे, कहाँ वो बचेंगे। और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि
इस वक्त जो सिचुएशन है वादी में और 80 दिन से ज्यादा गुजर गए हैं, कब तक इंडिया जो है इस सिचुएशन को बरकरार रख सकता है? कब तक वहाँ की सारी खबरें छुपाई जा सकती हैं और लोगों के हवाले से खबर आप ये इसी तरह से रखेंगे कि मीडिया पे कोई खबर ना आए, ना कोई वहाँ जाए, ना कोई आए? आखिर तो इस दिन ये सिलसिला खत्म होना है। आपके सवालात का जवाब देने से पहले मैं राजा साहब ने कमेंट किया है उसके ऊपर बात करना चाहूंगा कि जब कन्वेंशनल वॉर में 1 और 6 का मुकाबला या 1 या 10 का मुकाबला है तो उसके बाद फिर ऑप्शंस खतरनाक हो जाती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की फौज और भारत की फौज में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान की फौज बैटल हार्डेड है, जंग कर रही है। पिछले 10-12 सालों से अफसरान लड़ रहे हैं, जवान लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। उनका तजर्बा जंग में इतना हो चुका हुआ है कि उनको आप किसी भी जगह पे महाज पे ले जाएंगे, दे कैन फाइट। भारत के जो है वो बैटल हार्डेड नहीं है। सो न्यूक्लियर की तरफ तो हमें मेरे ख्याल में बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम कन्वेंशनली वी कैन ऑलवेज डिफेंड आवरसेल्फ एंड इफ दे ट्राई टू एक्ट लिटिल फनी तो आप उनके ऊपर ऑफेंसिव भी कर सकते हैं। उसके लिए नहीं करे। दूसरा आपका सवाल था माशी सूरत हाल के हवाले से। ये दुनिया, ये मुल्क, ये सब जो चीजें अपनी जगह पे रहेंगी। हालात तब्दील करने होते हैं आपको। सो उनकी जो माशी सूरत हाल है उसको आपने किसी न किसी तौर पे रोकने की जरूरत है। आपको भारत के खिलाफ एक्शंस लेने की जरूरत है और उसको इंडिया नीड्स टू ब्लीड बिफोर दे कैन नील डाउन। तो वो आपको एक्शंस लेने की जरूरत है। आपको गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाने की जरूरत है, न सिर्फ कश्मीर के लिए बल्कि खालिस्तान के लिए, नागालैंड के लिए, तमाम उन रियासतें, भारतीय रियासतों में जहां अलहदगी पसंदी की तहरीक चल रही है, उनकी आप गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनवा के बाहर उसको प्रमोट करें और सपोर्ट करें। ठीक है। प्रोवाइड ऑल द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट टू देम। और आपके जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं अंडर द यूएन इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है आपके, उसके तहत तो वो लोग जंगे आजादी के लिए असला भी मांग सकते हैं मेंबरान ममालिक से। तो हम इन चीजों को आगे लेके जाने की हमें जरूरत है। आपको ये जो एक प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी चल रही है, इससे ज्यादा इस वक्त आपको शातिराना चालें चलने की जरूरत है। ठीक है। सफारतकारी इस वक्त काम नहीं देगी, क्योंकि आप सफारतकारी करते हैं, सिर्फ सफारतकारी से नहीं होगा। आप सफारतकारी उन ममालिक के साथ या उन लोगों के साथ करते हैं जिनके अंदर तहजीब होती है, रवादारी होती है। जिधर एक मुल्क में फाशिस्ट हुकूमत है जो कि लोगों को सरेआम मार रही है, गाय के ज़िबा करने के झूठे इल्जामात के ऊपर लोगों को मारा जा रहा है, और खुद दुनिया का इतना बड़ा एक्सपोर्टर है बीफ का, जो आप बड़ा तजाद है, तजाद इतना बड़ा, लेकिन आपको ये चीजें सामने लाने की जरूरत है। तो जो फाशिस्ट होते हैं उनको दुश्मन की उस सोच की तरह आपको सोच के चलना है कि इसको अब इसी की जो गेम है उसमें हमने कैसे शिकस्त देनी है। डिप्लोमेसी ये नहीं होती है कि जी आप सिर्फ कागजी कार्रवाई करेंगे और आप जाके लोगों से मिल लेंगे और उनको बता देंगे तो आपका काम खत्म हो गया। नहीं, ये एक एंड रिजल्ट हासिल करने का नाम है। उसमें वक्त कितना लगता है, साल लगते हैं, दिहाइयां लगती हैं, सदियां लगती हैं, लेकिन एंड रिजल्ट करना ही डिप्लोमेसी होती है आपकी। ठीक है। उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप उसको माशी तौर पे तकलीफ पहुंचाई जाए भारत को, उसके वो रास्ते रोके जाए जहां की वो है। तीसरा आपका सवाल था वहां की, ये सिलसिला कब तक इस तरह से चल सकता है? ये हम लोग जब भी इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, एक चीज को हम भूल जाते हैं। वो चीज ये है कि कश्मीर में जंगे आजादी जो है इतनी आगे तक जा चुकी हुई है कि हम लोगों
को मेरे ख्याल में उसका एहसास भी नहीं है। और ये लोग जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में भारत ने जिनके ऊपर जुल्म और जबर करके उनको बंद कर दिया है, कैद कर दिया है, ये एक लेवल पे ऑलरेडी तहरीक चलाई हुई थी उन्होंने। ठीक है। अब इनके अंदर चाहे वो आप उनको 80 दिन रखते हैं, 90 दिन रखते हैं, 200 दिन रखते हैं, इनके अंदर जो गुस्सा है, इनके अंदर जो जज्बा है, वो कम होने वाला नहीं है। और आप इनको जितने भी दिन रखें अंदर, वो जज्बा टूटने वाला नहीं है। जब ये बाहर आएंगे, भारत के यकीन कीजिए 9 लाख फौजी जो है बहुत कम होंगे। भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारत इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि वैली के अंदर उसने सारा कुछ किया हुआ है, बाकी लद्दाख में आगे इधर उधर जम्मू वगैरह में उसने हालात जरा काफी हद तक नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है। लेकिन इधर इसलिए कि मुसलमान को मरना, लेकिन आप इस पूरी चीज को भी आप देख लें तो इसमें आपको साफ नजर आता है कि किन ममालिक ने भारत को सपोर्ट किया है। ठीक है। और कौन से ममालिक ऐसे हैं जो इस वक्त कश्मीर को सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी चीज अब बहुत हद तक वाजे होकर रह गई है। मलेशिया के हवाले से जब हम बात करें तो भारत खुद वहां अब उनके साथ पाम ऑयल की ट्रेड नहीं करना चाहता है। सरिश, थोड़ा सा जिस फिलोसफी की हम पहले भी बात कर रहे थे, RSS की और हिंदुत्व के जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, आपको ये महसूस नहीं होता कि यही फिलोसफी जो है ये भारत को तोड़ने का सबब बनेगी, उनकी अपनी इकोनॉमी जो है उसको गिराने का सबब बनेगी? जो मोदी साहब है वो तो सबसे बड़े दुश्मन खुद है अपने मुल्क के। देखिए, इसमें सबसे जरूरी जो चीज है वो ये है कि हमें अपने दुश्मन से मुकाबला करने से पहले अपने दुश्मन को समझने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल सही है। ठीक है। और तभी हम दुश्मन से मुकाबला कर सकते हैं जब हम उनके लेवल पर आकर सोचें कि वो क्या अगला स्टेप क्या लेंगे। ये सोच भी नहीं सकता था कि इंडिया जो है वो इतना लाइटली लेगा और 5 अगस्त को जो उसने चीज किया वो ये कर बैठेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने क्या करना है। पहली बात तो ये है कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। हम ये जो कहते हैं ना कि कश्मीरी, मैं इस चीज से इख्तलाफ करती हूँ कि अभी तेज हो गई है, पहले कम थी। वो हमेशा से तेज थी। न्यूटन का ये लॉ है ना कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। वो इतनी सैचुरेट हो चुकी है फ्रीडम मूवमेंट कि वहां की यूथ वो सैरिश, हम वहाँ की नहीं बात करते, वहाँ तो हमेशा ही तेज होती है। हमारी तरफ से जो कोशिशें है ना वो थोड़ी स्लो हो जाती है। उसके ऊपर हम उसमें बात करते हैं, वो सैचुरेट हो चुके हैं। और यहाँ हमारी जो बात है उसके ऊपर मैं हमेशा इस चीज पे इख्तलाफ करती हूँ कि देखिए, जब हालात थोड़े से हाईलाइट होते हैं तो हम उसके लिए एफर्ट करना शुरू कर देते हैं। हमें कॉन्टिन्यूअस एफर्ट चाहिए, बिल्कुल स्लोली और स्टेडली। और अभी हमारी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये लेना है कि हमें अपनी असेंबली के अंदर, पाकिस्तान नेशनल असेंबली के अंदर हमें रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए कि जो सीज फायर लाइन की जो है वो खिलाफवर्जी हो रही है। मैं चीज के भी खिलाफ हूँ कि जब भी LOC के ऊपर फायरिंग होती है हम इंडियन एम्बेसडर को बुलाते हैं और एक मरासला जो है उसे दे देते हैं। नहीं, हमने उसे नहीं देना। हमने एक रिपोर्ट बनानी है, हमें करारदाद पास करके हमने UN को देनी है, उन्हें बतानी है, उन्हें बताना है कि ये चीज जो रूटीन में जाती है ये रिपोर्ट। लेकिन देखिए, जो लोग कर रहे हैं उन्हीं के एम्बेसडर को बताना कि हमने ये एहतजाजी मरासला जो है वो दिया। वक्त बिल्कुल कम रह गया। एक चैट करने सारी चीजें राजा साहब की तरफ से आना है। वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। रिकॉर्ड बहुत जरूरी है। जब LOC पर जितनी भी खिलाफ वर्जियां हो रही है, इसका रिकॉर्ड बहुत जरूरी है कि हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहले FIR हो, उन फैमिलीज के इंटरव्यूज हो। ये आजाद कश्मीर हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। जब भी आजाद कश्मीर हुकूमत का कोई भी डेलीगेशन जाए, ये डोजियर लेके जाए कि आजाद कश्मीर के बॉर्डर्स पर लोगों के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल बना रहा है, क्योंकि वो डाइवर्ट करना चाहता है अटेंशन वहां से यहाँ की तरफ। ठीक है, राजा साहब की तरफ जाऊंगी। सर, अब वक्त कम रह गया, वे फॉरवर्ड क्या है, हम लोग आगे क्या करने चाह रहे हैं, जितनी संजीदगी की जरूरत है क्या उतनी संजीदगी इस वक्त नजर आ रही है? इंटरनेशनल दुनिया जो 40 के बाद जो वजूद में आई है, जिसमें हम और आप जिंदा हैं, उसमें ताकतवर और दूसरे का कंट्रोल जो वो आज भी उतना ही है। लेबर और कंजर्वेटिव दुनिया में हमेशा रही है, अब भी है। आजादी ना किसी सफीर को बुलाने से आएगी, ना उसको जहाज पे पुराने से आएगी। जैसे दुनिया में आई है ऐसे ही आएगी। जब तक एक पेज नहीं बनता, जब तक खून खराबा नहीं होता, इंडिया के साथ कम से कम आपका समझौता नहीं है। अच्छा, लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहते हैं? मेरा लास्ट मैसेज यही है कि जो फोरम जब यूटिलाइज हो जाए तो जो हमारा वकील साहब हैं, उन वकील साहब को अब स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर वकील साहब का चैम्बर आएगा। ठीक है सर, आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मैसेज है योम स्याह के हवाले से कि हमारी जो यूथ है उसके पास सोशल मीडिया एक टूल है, इस टूल को यूज करें, कश्मीरियों की आवाज बने। उनकी आवाज हम ही है और हम ही इस मसले को हाईलाइट करेंगे और आजाद कश्मीर को इसके अंदर जो है वो फरीक बनाना चाहिए। गालिब साहब, सर, हमें अपनी
जितनी काविशें इंटेंसिफाई करने की जरूरत है, बेहद जल्दी ये करने की जरूरत है। लेट नहीं होना चाहिए, ताखिर इसमें। जी, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पर आके एक एजेंडा पर एक ही वक्त काम करना चाहे। यहाँ के जो हालात है ये हमारे लिए बहुत ही इस वक्त खतरनाक हो रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के हालात के मुकाबले में यहाँ जितना सुकून होगा, यहाँ जिस तरह से एतमाद होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक दूसरे के कोहेजन की जरूरत है। हम कोई भी गलत मैसेज वहाँ नहीं भेज सकते कि पाकिस्तान के अपने हालात ठीक नहीं है, उससे वहाँ लोगों को मैसेकर किया जाएगा, वहाँ लोगों का कत्लेआम किया जाएगा, क्योंकि एक ही मुल्क है वाहिद जो हमारे पीछे खड़ा है। अगर यहाँ जरा से हालात तब्दील हो गए तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात बढ़ जाएंगी। उन मुश्किलात में हमारे इजाफा न करें। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से कि एक पेज पर आ जाए। मकबूजा जम्मू कश्मीर के हालात बहुत खतरनाक है। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है शमीम शाह साहब आपकी तरफ से जिस वक्त गया। शमीम शाह साहबा, गालिब इकबाल साहब, तहरीश कमर साहिबा और राजब सदीक खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, और कश्मीर हाल के हवाले से बात कर रहे थे, यौम त्याग के हवाले से भी हमने बात की, और बहुत अहम मैसेज जो शमीम साहिबा ने दिया है वो इस वक्त ये है कि तमाम पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको चाहिए कि वो सेम पेज पर हों और मिलकर इस कॉज को लोगों के सामने लेकर आएं। और इस वक्त अगर कोई ऐसी सूरत हाल आप क्रिएट करते हैं, कोई इस किस्म के हालात आप मुल्क में बना देते हैं जिससे बाहर ये मैसेज आए कि पाकिस्तान के अपने हालात बेहतर नहीं है और वहां पर हमें इत्तेफाक नजर नहीं आ रहा, तो फिर कश्मीर कॉज के लिए ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। बहुत इशू उन लोगों के लिए हो जाएगा जो 70 से ज्यादा साल हो गए वो वहां पर कुर्बानियां दे रहे हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर, बहुत जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर जो इक़दाम हमें उठाने हैं उनकी तरफ तवज्जो देनी होगी। इसके साथ ही नाई चौधरी को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।